स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। इन्होंने अपनी लाइफ में 2 बार अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबियन स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था? और कल्पना चावला का इस एक्सीडेंट के पहले का सफर कैसा था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 10, 9, ignition Forget about sequence space. I start. didn't even know 6, if my folks were going to let me go to the engineering 3, college. 2, 1. दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। ये अपने भाई बहनों से सबसे छोटी थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई एक लोकल स्कूल में हुई। 1976 में इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। पर मैं आपको बता दूं, उस समय वो अकेली वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर थी। 1982 में उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके दौरान ही उनकी मुलाकात जेन पेरी हैरिसन से हुई और 1983 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कंप्लीट किया और उसी साल उन्हें नासा के साथ काम करने का मौका मिला। 1961 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और दिसंबर 1994 में उन्हें स्पेस जर्नी के 15वें ग्रुप में शामिल किया गया। उनकी काबिलियत इतनी कमाल की थी कि नासा ने उन्हें 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन में एज ए रिसर्चर और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर बना दिया। 19 नवंबर 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। दोस्तों, इस मिशन को STS-87 कहा जाता है। मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 में ये वापस अर्थ पर आ गई। इसके बाद ही वो स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 2001 में नासा ने फिर एक बार कल्पना चावला को दूसरे मिशन के लिए तैयार किया, जिसे STS-107 नाम दिया गया था। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी को देखते हुए यह मिशन 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ाया गया। इस पूरे स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी को ठीक करने में 2 साल लग गए और 16 जनवरी 2003 में स्पेस शटल को लॉन्च कर दिया गया, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल की आखिरी 28वीं उड़ान थी। इस मिशन में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक स्पेस शटल में एरोनॉट्स को एक जोर का झटका लगा। इसके बाद सभी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी के सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा, इतना कि शरीर में बहने वाला खून उबल रहा हो। और शटल के ब्लास्ट होने के पहले ही सभी दर्दनाक तरीके से मर चुके थे। इसके बाद स्पेस शटल पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा और वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबियन स्पेस शटल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत दबाव बनने लगा, जिसके बाद पृथ्वी से लगभग 63 किलोमीटर ऊपर स्पेस शटल से ऑरेंज कलर का गोला उभर कर आया और फिर धीरे धीरे शटल धुएं की शक्ल में नीचे गिरा। इस एक्सीडेंट के कुछ सालों तक ये नहीं पता चल पाया था कि यह हादसा हुआ कैसे था। पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि शायद किसी क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा की जांच से ये पता चला कि ये एक्सीडेंट इंसुलिन फॉर्म के कारण हुआ था। दोस्तों, इंसुलिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पेस शटल की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझनी होगी। एक स्पेस शटल को जिसे स्पेस में भेजा जाता है, उसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल भरा होता है। फ्यूल असल में 2 तरह के होते हैं। पहला लिक्विड फ्यूल, इसमें ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हार्ड फ्यूल। ये दोनों ही फ्यूल बहुत कम तापमान में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलिन फॉर्म से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट अंदर ना जा सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपोड्रम लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल अटैच्ड होता है। अब क्योंकि ये रॉकेट से अटैच्ड होता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इसे बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटे छोटे टाइल्स के रूप में तैयार किया जाता है, जिन्हें शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें व्हाइट टाइल्स भी कहते हैं और ये 1200 डिग्री हीट सहने की क्षमता रखती है। शटल के नीचे वाले हिस्से में डार्क टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो 2300 डिग्री हीट सहने की क्षमता रखती हैं। और स्पेस शटल के विंग्स में RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है,
जो 3000 डिग्री तक हीट से बचाती है, क्योंकि स्पेस शटल के विंग्स वाले हिस्से ज्यादा हीट को झेलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये कोलंबियन स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़े इंसुलेंट फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग्स में लगी रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल से जा टकराया, जिस वजह से शटल के विंग्स में लगभग 10 इंच गहरा होल हो गया। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेंट फोम का ये छोटा सा टुकड़ा स्पेस शटल को इतना नुकसान पहुंचा देगा। इस वजह से जब ये स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आ रहा था, तब हवा के दबाव की वजह से ये होल इतना बड़ा हो गया कि सारी हीट शटल के अंदर चली गई और इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया। नासा के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट का असली कारण यह इंसुलेंट फॉर्म ही था। इस बात को और पक्का करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबियन स्पेस शटल का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फॉर्म का टुकड़ा विंग्स पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बार बार फेंक कर देखा, तो पता चला कि कोलंबियन स्पेस शटल का एक्सीडेंट की वजह ये टुकड़ा ही था। इस एक्सीडेंट के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 में कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर से समझ चुका था कि इस स्पेस शटल में कोई भी पृथ्वी पर जिंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी नासा ने यह बात छुपाए रखी और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जानकारी शटल के अंदर क्रू मेंबर्स तक पहुंच भी जाती तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन में गए एस्ट्रोनॉट्स ये सुनकर घबरा जाए और अपनी लाइफ के आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्दी ही मरने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ही सोचकर नासा ने यह बात उन्हें नहीं बताई। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने भी कल्पना चावला के इस योगदान को देखते हुए ये घोषणा की थी कि इसरो जितने भी मौसम से जुड़े जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजेगी, उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर ही रखा जाएगा। नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मार्स के एक माउंटेन को भी कल्पना नाम दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।